हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम 1। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस होते हैं उसका कोर्ट में कैसे चलेगा, उसका क्या प्रोसीजर रहता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो सारे एक तरीके से जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो कोर्ट का जो प्रैक्टिकल नॉलेज का जो होता है वो मैं आपको सारे बताऊँगा चीज़ें कि आपको कब कंप्लेंट फाइल करनी है, कब उसका रिप्लाई आएगा, कब कैसे डीवी रिपोर्ट होती है, ए टू जेड इस वीडियो में बताऊंगा। लास्ट तक बने रहें, पूरी डिटेल में हर एक एक चीज़ की जो मैं जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, तो चलिए बस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि जो डीवी एक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं, डीवी एक्ट को हम बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इस केस में कि ये एक्ट जो बनाया गया था वो वुमेंस के प्रोटेक्शन के लिए, उनके खिलाफ़ जो वायलेंस हो रहा था उसको रोकने के लिए एक्ट 2005 में अलग से बनाया गया। वैसे भी 498A जो हमारा सीआरपीसी में मौजूद है, लेकिन उसके ये एडिशन में ये है, इसको एक साथ आप लोग ना जोड़िएगा, ये एडिशन में आता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो अगर कोई विक्टिम होता है जिसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है घर में या डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है किसी भी तरीके से, एक्ट में बहुत सारे उसमें वो दिया गया है कि वो इमोशनल वो भी हो सकता है, इमोशनल वायलेंस भी हो सकता है, इकोनॉमिकल भी हो सकता है, ठीक है, फिजिकल भी हो सकता है, कई सारे से हरेसमेंट हैं। ठीक है, और इस एक्ट में आप वो तो वायलेंस का तो आप ले ही सकते हैं, साथ में अगर आप अपने बच्चे की कस्टडी चाहते हैं वो भी इसमें आप फाइल कर सकते हैं केस। तो सबसे पहले क्या होती है, जो विक्टिम होती है वो 3 जगह कंप्लेंट फाइल कर सकती है। पहले नंबर 1 पर अंडर सेक्शन जो 12 जो है, अंडर सेक्शन 12 के अंदर वो कंप्लेंट फाइल करेगी। ठीक है, वो 3 जगह रिपोर्ट कंप्लेंट फाइल कर सकती है कि पहले जो है वो आप जो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है होता है वहाँ पे फाइल कर सकते हैं, और फिर आप अब मजिस्ट्रेट के यहाँ फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 जगह आप फाइल कर सकते हैं। तो जब आप डायरेक्ट सेक्शन 12 जो बात करता है वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट की बात करता है, आप मजिस्ट्रेट के पास कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 12। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो मजिस्ट्रेट होता है वो डायरेक्ट सम्मन इशू नहीं करेगा अपोजिट पार्टी को। ठीक है, आपने कंप्लेंट फाइल करी तो वो आपको सम्मन डायरेक्ट अपोजिट पार्टी को नहीं इशू करेगा। वो जो होगा, जो कंप्लेंट होगी वो सीधे जो डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होता है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर जो होता है, उससे रिपोर्ट मांगेगा कि आप इस विक्टिम के जो रिलेटेड जो मेरे पास कंप्लेंट आई उससे रिलेटेड मुझे एक रिपोर्ट दीजिए कि इसके साथ हिंसा हुई है कि नहीं हुई है। तो विक्टिम क्या होती है, विक्टिम प्रोटेक्शन ऑफिसर के सामने जाएगी और प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होता है कुछ क्वेश्चन पूछेगा और कि आपसे कौन कौन सी आपकी हिंसा आपके साथ हुई है, उसका पूरा प्रोफार्मा जो होता है वो आप भर के कोर्ट में भेज देगा। फिर कोर्ट उसके बाद जो है वो कॉग्निजेंस लेगी कंप्लेंट पे, उससे पहले वो नहीं लेती है। जनरली होता है कि अगर मान लीजिए डीपीओ रिपोर्ट कोर्ट ने मांगी है और डीपीओ रिपोर्ट आ नहीं रही है जो आपकी डोमेस्टिक प्रोबेशन ऑफिसर से, तो अगर वो रिपोर्ट आ नहीं रही है तो क्या कर सकता है, कोर्ट बिना उसके भी कॉग्निजेंस ले सकता है, मैंडेटरी वो नहीं है। कई केसेस में ऐसे देखा गया है। और जनरली अगर नहीं आता है तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट सम्मन सोकॉज इशू कर देता है डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर को कि आप मेरे बिफोर आइए और सारी उसको जो जवाब दीजिए कि आप अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप हो गया, आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, कंप्लेंट फाइल करेंगे, मजिस्ट्रेट जो है डीपीओ से रिपोर्ट मांगेगा, डीपीओ जब रिपोर्ट दे देगा उसके बाद क्या है को मजिस्ट्रेट साहब जो होंगे वो अपोजिट पार्टी को सम्मन इशू कर देंगे। ठीक है, सम्मन इशू कर देंगे। सम्मन इशू होने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट हेयरिंग पे जो अपोजिट पार्टी आएगी वो अपना रिप्लाई देगा। मतलब इसमें रिप्लाई तो नहीं बोलते, इसमें ऑब्जेक्शन बोलते हैं। ठीक है, बाकी और केसेस में रिप्लाई बोल सकते हैं, रिटन स्टेटमेंट बोल सकते हैं, लेकिन इस केस में ऑब्जेक्शन बोलते हैं कि ऑब्जेक्शन जो है कंप्लेंट का ऑब्जेक्शन अपोजिट पार्टी लगा देगी। ठीक है, ऑब्जेक्शन लगाने के बाद उसमें क्या होता है, कोर्ट फिर उसके बाद दोनों पार्टी को एक मौका देगी कि आप लोग चाहें तो मीडिएशन कर सकते हैं। ठीक है, मीडिएशन के लिए वो रास्ता खोल देगा कि आप लोग चाहें तो मीडिएशन कर सकते हैं। मीडिएशन करने के बाद अगर मान लीजिए मीडिएशन सक्सेसफुल हो जाता है तो केस वहीं पे समाप्त हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो कोर्ट फिर दोबारा वहीं से स्टार्ट कर देगा अपनी हेयरिंग। उसके बाद क्या होगा, जो कंप्लेनेंट होती है वो अपना एक विटनेस लिस्ट देगी, साथ में विटनेस लिस्ट दे सकती है, अपने फेवर में जो गवाह जो होते हैं वो उनको लगा सकती है कि ये मेरी विटनेस लिस्ट है और मेरे खिलाफ घरेलू हिंसा हुई है
उसके फेवर में ये विटनेस है, ठीक है। कोर्ट उन सारी को लिस्ट देगी, इसी की लिस्ट की एक कॉपी अपोजिट पार्टी को भी दे देगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो कंप्लेनेंट के जो लॉयर होता है वो इंटरिम अप्लीकेशन लगा सकती है, इंटरिम मेंटेनेंस की, ठीक है। ये आपकी सेक्शन 23 में लगेगी। सेक्शन 23 में आपकी इंटरिम की एप्लीकेशन लगा सकता है कि जब तक केस चलेगा तब तक जो है वो आप उसे खर्चा देते रहें। जब केस समाप्त हो जाएगा फिर जो आपने जो प्रेयर में मांगा है कि एक साथ कितना अमाउंट चाहिए, किसकी घटना के लिए इतना अमाउंट चाहिए, किस हरासमेंट के लिए कितना अमाउंट चाहिए, वो तो सब बाद में मिलेगा। जब केस फाइनल हो जाएगा, आप जीतेंगे तब, उसके पहले भी आप इंटरिम एप्लीकेशन लगा सकते हैं सेक्शन 23 के अंदर कि जब तक ये केस पेंडिंग है तब तक हमें ये चीज़ें हमको दी जाएँ। मतलब उसमें आपको गुजारा भत्ता जो मंथली जो होता है अलाउंसेस वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटरिम एप्लीकेशन लगाएंगे, अपोजिट पार्टी इसका ऑब्जेक्शन भी कर सकता है, ठीक है, कि उसके विरोध में मतलब आर्गूमेंट भी कर सकता है। फिर कोर्ट देखेगा क्या उसको सही लगेगा, अगर उसने पास कर दिया तो वो आपको मिलने लगेगा। उसके बाद क्या होता है, जो विटनेस लिस्ट आपने दी थी उन विटनेस लिस्ट के जो है वो एग्जामाइन होने लगेंगे, ठीक है। दोनों के जितने विटनेस लिस्ट होंगे उनको कोर्ट एग्जामाइन करेगा, ठीक है। अपोजिट पार्टी उसको क्रॉस करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, सारे विटनेस जब आपके क्रॉस सब कुछ हो जाएंगे उसके बाद कोर्ट जो है वो फाइनल आर्गूमेंट लगा देगा। फाइनल आर्गूमेंट के लिए सुनेगा, जो कंप्लेनेंट के लॉयर होगा वो फाइनल आर्गूमेंट करेगा, अपोजिट पार्टी का जो लॉयर होगा उसका वो काउंटर करेगा। उसके बाद जो है वो आपका जो है केस जजमेंट के लिए चला जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे जो थी ये बहुत कम शॉर्ट मिनट में, मतलब 6, 10, 7, 8 मिनट में पूरी मैंने बता दी। एक बार फिर से मैं आप लोगों को गो थ्रू बता दूं कि सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले जो होगा वो आपकी मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट जाएगी, ठीक है। मजिस्ट्रेट के बाद क्या होगी, डीपीओ रिपोर्ट मांगी जाएगी, ठीक है। डीपीओ रिपोर्ट के बाद जो है सम्मन इशू हो जाएंगे आपके, ठीक है। सम्मन इशू होने के बाद आपके सम्मन इशू हो गए आपके। सम्मन के बाद आपके अपोजिट पार्टी जो है वो ऑब्जेक्शन फाइल करेगा। उसके बाद जो है ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद कोर्ट एक बार मीडिएशन के लिए ऑफ़र करेगा। मीडिएशन अगर आपका सही रहता है तो केस वहीं समाप्त हो जाएगा, नहीं होता है तो फिर आपका दोबारा आर्गूमेंट चालू होगी। उसके साथ ही आप जो है कंप्लेनेंट का लॉयर जो है विटनेस लिस्ट देगा। विटनेस लिस्ट देने के बाद जो कंप्लेनेंट का लॉयर होता है वह इंटरिम एप्लीकेशन लगाएगा अंडर सेक्शन 23, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, विटनेस जितने होते हैं उनको एग्जामाइन करेगा और उसके बाद जो है फाइनल आर्गूमेंट होगा और फिर फाइनली जजमेंट आ जाएगा आपका। तो ये पूरी एक प्रक्रिया थी जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने आपको बता दिया है। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपनी जो क्वेरीज़ हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं और नेक्स्ट वीडियो में और भी आप लोग टॉपिक्स बताएं तो उस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। कोड ये प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए वीडियोस हैं, जो कोड में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए वीडियोस हैं। थैंक यू सो मच, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लोगों तक ताकि जानकारी ये पहुँच सके। थैंक यू सो मच।